अभी ठीक है? अभी आ रही है? बहुत स्लो है सर। आ रही है लेकिन बहुत धीरे आ रही है। हेलो, अभी देखिए। है है लेकिन बहुत स्लो है, बहुत स्लो है। हेलो, अभी? हेलो। हाँ, थोड़ी सी आई, पहले से बेटर है। हेलो। पहले से बेटर है सर। अभी है ठीक? हाँ, पहले से ठीक है। ओके, चलो फिर शुरू कर देते हैं। जी जी। ओके। हेलो ऑल। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वुशु एसोसिएशन ऑफ इंडिया का, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपसे साथ में बात करूँ। और मैं उनको बहुत ज़्यादा बधाई देता हूँ क्योंकि वो सबसे पहले इंडिया के एसोसिएशन है, शायद एशिया के, जिन्होंने ऑनलाइन कंपटीशन शुरू की है। सो दैट्स अ रियली गुड थिंग, जहाँ पे वो सब प्लेयर्स को मोटिवेशन दे रहे हैं और कोचेस का ट्रेनिंग प्रोग्राम भी वो कर रहे हैं। तो जैसे सर ने अभी बताया कि मैं स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हूँ, जहाँ मैंने साई में काम किया है, वुशु के साथ भी काम किया हुआ है, भोपाल साई में मैं था और पुणे में भी कभी मैं काम करता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है साइकोलॉजी के जो एस्पेक्ट्स है, इसेंशियल क्या है वो देखना है। और फिर मैं आपको फोकस बिल्डिंग और प्रेशर हैंडलिंग के कुछ टिप्स बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जब हम साइकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें आता है मन, आपका माइंड, राइट। सो माइंड क्या होता है कि आप जो सोचते हो या जो आप फील करते हो या जो आप परसीव करते हो, मतलब जो आप महसूस करते हो, सोचते हो, या आपकी जो भावनाएं होती है, उसका जो एक कोई अगर स्टडी होती है तो वो है माइंड। अब माइंड मैंने जैसे बताया है कि वो सब जगह होता है। पहले कभी लगता था कि माइंड सिर्फ हार्ट एरिया में है, तो लोग बोलते थे बॉलीवुड स्टाइल की धक धक करने लगा। फिर आया कि नहीं नहीं, माइंड दिमाग में है, ब्रेन में है। फिर लोग सोचने लगे नहीं, सोचेंगे, करेंगे या नहीं, क्या करूँ कि क्या करूँ कि ना करूँ। लेकिन अभी ये जो रिसर्च हुआ है उसमें पता चला है कि माइंड इज देयर इन एवरीवेयर। आपकी बॉडी में हर जगह जो सेल होता है वो आपका माइंड होता है, करेक्ट। तो वो जो सेल है, जैसे अगर मैंने आपको कहा कि आपका जो लेफ्ट हैंड का थंब है उसको महसूस करो, तो आपका माइंड वहां चला गया। मैंने आपको कहा कि आपकी राइट आंख महसूस करो, तो आपका माइंड वहां चला गया। तो ये सारी चीजें जो हम सोचते हैं उस तरीके से हमारी बॉडी बिहेव करती है या वहां पे फोकस हमारा चला जाता है। तो इस माइंड को हम साइकोलॉजी उस एंगल से देखना बहुत जरूरी होता है। तो ये साइंटिफिक स्टडी है। साइकोलॉजी का मतलब यही है कि ये साइंटिफिक स्टडी है कि आपके जो सोच है, आपके जो मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स है, आपका जो एटीट्यूड है, उसका आपके परफॉर्मेंस पर, आपके खुद पर क्या असर हो रहा है। तो माइंड का असर क्या होता है। अब साइकोलॉजी ये हम देखते तो बहुत से लोग डरते हैं साइको इस वर्ड से, राइट। तो साइको इसका मतलब ये नहीं है कि हम कोई पागल है। साइको का मतलब है कि हम पैशनेट है, हमारे गेम के प्रति बहुत ज्यादा उत्सुक है, हमारे गेम के प्रति हमें बहुत ज्यादा जुनून है, तो वो है साइको। तो साइको होना बहुत जरूरी है, बट वो लॉजिकल वे में होना उससे ज्यादा जरूरी है। कि हम उसमें लॉजिक क्या देखते हैं कि हम उस पैशन को, उस जुनून को सही दिशा में कहाँ ले जाएंगे, तो वो हो गया साइकोलॉजी। सो वी आर ऑल साइकोस, बट वी नीड टू हैव अ लॉजिक बिहाइंड दैट। सो वो जो साइकोलॉजी होती है वो आपको उस पैशन को चैनलाइज करने में मदद करती है। तो इसलिए साइकोलॉजी अगर स्पोर्ट्स के साथ जोड़ा जाता है तो बेसिक क्या होता है कि आप जैसा सोचते हो वैसा आप फील करते हो और वैसा आप बिहेव करते हो, करेक्ट। कि आपकी एक्शंस में ये सारी चीजें आती है कि आपने जो सोचा उस तरीके से आपने महसूस किया, फिर वो एक्शन में आ गया। सिंपल सी बात है कि कोई खाने की चीज जो आपको बहुत पसंद है, उसका नाम सुनते ही या अगर उसकी खुशबू आती है तो मुंह में पानी आता है और फिर हम वहां दौड़ते हैं कि चलो मुझे वो खाना है। सो एक्शन फीलिंग, तो आप थिंक करते हो, फिर फीलिंग करते हो और फिर वो एक्शन लेते हो, करेक्ट। सो साइकोलॉजी स्पोर्ट्स में अगर आती है तो वही होता है कि आपका जो माइंड सेट है वो माइंड सेट किस तरीके से हमें यूज करना है। माइंड सेट में बहुत सारी चीजें आती है क्योंकि वो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को अफेक्ट कर सकता है, आपके परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट
कर सकता है। इसलिए वो माइंड सेट पॉजिटिव रखना या न्यूट्रल रखना ये ज्यादा जरूरी है, और साइकोलॉजी उस तरीके से हमें मदद करती है। तो उसमें बेसिक एंगल कौन कौन से आते हैं कि आप कितने इन्वॉल्व हो। आप बहुत ज्यादा भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, आप ट्रेनिंग है 3 घंटे का और आप कर रहे हो 6 घंटे, तो वो भी अच्छा नहीं है। और बहुत कम भी नहीं कि ट्रेनिंग 3 घंटे का है, आपने 1 घंटा कैसे वैसे कर लिया, तो वो भी अच्छा नहीं है। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट है, आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ता है, आप खुद को कैसे और अच्छा करने की कोशिश करते हो, वो साइकोलॉजी में आता है। करेक्ट। प्रेशर हैंडल करना वो तो हम देखने ही वाले हैं। और सबसे जरूरी होता है मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। मोटिवेशन के जो 2 टाइप होते हैं, इंटरनल एक्सटर्नल। और इंजुरी मैनेजमेंट के लिए भी ये जरूरी होता है कि हम उस वक्त भी आपका माइंड सेट ठीक तरीके से देखें कि वो किस तरीके से माइंड आपका आपको मदद कर रहा है इंजुरी से बाहर आने के लिए। तो अभी ये जरूरत क्यों पैदा हुई है, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा बढ़ा है, खेल के प्रति हम सब लोग बहुत जागरूक हो गए हैं। सबको बहुत ज्यादा टीवी पे हो या लाइव मैचेस देखने जो पड़ते हैं या लोग देखते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिलता है, मेडल्स आते हैं, तो नाम होता है, शोहरत मिलती है, लेकिन उसके वजह से प्रेशर भी बढ़ता है। तो ये जो कंपटीशन का स्ट्रेस है वो कैसे कम करते हैं, इसलिए वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। करेक्ट। अब उसमें साइकोलॉजी की जरूरत जो होती है वो, जैसे हमने देखा कि कोई टैक्टिक्स हम इस्तेमाल करते हैं। करेक्ट। तो अगर आप ज्यादा टेंस हो गए हो, आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो इन सारी चीजों में आपको टैक्टिक्स मदद करते हैं। करेक्ट। शायद ये वीडियो नहीं दिखेगा, लेकिन ये टैक्टिक्स क्या है कि वो अपोनेंट को पता नहीं चलने देते कि ओके मैं क्या कर रहा हूं। सो वो पता नहीं चलने देते हैं, इसलिए वो अच्छे तरीके से माइंड सेट। तो ये जो लोग हैं वो गोल करने के लिए एक स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कि किस तरीके से अपने अपोनेंट को पता ना चले कि हम कौन हमारे ऐसे गोल मार रहा है। राइट। सो स्ट्रैटेजी प्लान करना भी ज्यादा जरूरी है। जैसे वुशु में अगर हम देखते हैं तो 2 चीजें होती है कि आप सांडा भी करते हो और ताउलू भी करते हो, तो एग्रेशन की भी जरूरत होती है और बैलेंस की भी जरूरत होती है। तो साइकोलॉजी में जो इसेंशियल फैक्टर्स है, ये दोनों जगह होना जरूरी है कि आपका एग्रेशन भी बरकरार रहे, लेकिन आप स्टेबल भी रहो। स्ट्रैटेजी फॉर्म करना ये उसमें ज्यादा जरूरी होता है। राइट। तो अब जो इसेंशियल एस्पेक्ट्स होते हैं साइकोलॉजी में, इसेंशियल एस्पेक्ट मतलब क्या है कि आप खुद के बारे में या आपके प्लेयर्स के बारे में क्या सोचते हो। तो उसमें सबसे पहली चीज कौन से आती है, वो है पर्सनालिटी। आपका व्यक्तिमत्व क्या है। करेक्ट। आप कितने इंटेलिजेंट हो और आपके इमोशनल फैक्टर्स क्या है, कि आप ज्यादा गुस्सा वाले हो या ज्यादा डरते हो या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। आप कितने इंटेलिजेंट हो, मतलब आप प्लानिंग कैसे करते हो, आप क्या सोचते हो कि ओपोनेंट क्या करेगा, उसको मैं किस तरीके से हैंडल करूं, या मेरे जो स्किल्स है उसको किस तरीके से मैं उपयोग में लाऊं। तो ये हो गया आपकी पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में बहुत से फैक्टर्स आते हैं, पर्सनालिटी A, B, C, D। तो जैसे मैंने कहा अभी कि वुशु में जरूरी क्या है कि पर्सनालिटी A के जो लोग हैं वो शायद सांडा अच्छा करेंगे, क्योंकि वो एग्रेशन कॉम्बैट वाला गेम है। पर्सनालिटी B के जो लोग हैं वो ताउलू अच्छा करेंगे, क्योंकि उसमें बैलेंस करने की जरूरत ज्यादा होती है, और वो कॉम्बिनेशन जरूरी होता है कि मिक्स टाइप ऑफ पर्सनालिटी भी होती है, तो जहां पे हमें वो बैलेंस करना ज्यादा जरूरी होता है। दूसरी बात उसमें आती है वो है मोटिवेशन एंड कॉन्फिडेंस। आप कितने कॉन्फिडेंट हो, आप क्या कर रहे हो, वो कॉन्फिडेंस या मोटिवेशन आपको कहाँ से मिल रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, वो देखना भी जरूरी है। क्योंकि एक्सटर्नल मोटिवेशन मतलब क्या है कि मुझे मेडल मिलने वाला है, मुझे शोहरत मिलने वाली है। इंटरनल जैसे मैंने पैशन की बात की कि मुझे कुछ करना है, मुझे खुद को रोज अच्छा बनाना है, मुझे खुद को रोज चैलेंज करना है, तो वो गया आपका इंटरनल मोटिवेशन। कॉन्फिडेंस भी 2 चीजों में आता है कि लो कॉन्फिडेंस भी और हाई कॉन्फिडेंस भी। तो ये भी ज्यादा जरूरी है कि आप उसको ऑप्टिमम लेवल पे रखिए। हाई कॉन्फिडेंस हो गया तो शायद प्लेयर बोले देखा मुझे कुछ नहीं फर्क पड़ता, मैं नहीं आता ट्रेनिंग को, जो कुछ भी हो गया वो हो जाने दो, वो नहीं होना चाहिए। करेक्ट। इसलिए वो तीसरा जो फैक्टर है इसेंशियल, वो है कमिटमेंट, कि आप कितने इन्वॉल्व हो। तो एज अ कोच आपको ये भी ध्यान देखना पड़ेगा कि आप ट्रेनिंग में कितने फन एक्टिविटीज ला रहे हो। ट्रेनिंग में ऐसी कौन सी चीजें हैं जहाँ पे आप कोशिश कर रहे हो कि वो आपके एथलीट का इंटरेस्ट बना रहे, आप उनको कैसे गोल्स सेट करने में मदद कर रहे हो कि जो स्मार्ट गोल हो। करेक्ट। कि वो बहुत ज्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और उसको ऐसे भी नहीं लगना चाहिए कि अरे कितना बोर हो गया मैं नहीं करने वाला, ये सब चीजें।
तो वो चैलेंजिंग गोल रखना भी ज्यादा जरूरी है। तो आपकी गोल सेटिंग ये इसमें ज्यादा जरूरी होता है कि आप इन्वॉल्व कैसे रहो, इंटरेस्ट कैसे मेंटेन करो। उसके बाद आता है फोकस, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, प्रेशर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो प्रेशर दोनों जगह होता है, वो पॉजिटिव भी इफेक्ट करता है, निगेटिव भी इफेक्ट करता है। और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंजुरी और रिहैबिलिटेशन। इंजुरी में बहुत से बार एथलीट डेस्परेट होता है, पहले वो डिनाई करता है कि मुझे कुछ हुआ ही नहीं है, फिर वो डेस्परेट होता है कि मैं जल्दी से बाहर आ जाऊं। अगर वो नहीं आता तो फिर वो डिप्रेशन में जाता है कि नहीं 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 यार ऐसे कैसे हो गया, डिसअपॉइंटमेंट बढ़ती है, मेरे से लोग आगे जा रहे हैं, मैं पीछे रह रहा हूँ। तो वो सारी चीजें हमें काउंसलिंग करके माइंडसेट के साथ हैंडल करना जरूरी होता है। तो हम टेक्निक्स कौन कौन से इस्तेमाल करते हैं? मेंटल ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा टेक्निक इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो इंडिविजुअल अप्रोच होता है, करेक्ट। हर एक एथलीट को क्या जरूरी है उस तरीके से वो हम समझते हैं। इसलिए कोचेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैंने हमेशा कहा है कि कोच एथलीट की माँ जैसा होता है। तो उसको पता होता है कोच को कि एग्जैक्टली उस एथलीट को किस तरीके से मोटिवेट करना है, उसको किस तरीके से अप्रिशिएट करना है, करेक्ट। किसी को डंडा मार के मोटिवेट करना पड़ता है तो किसी को समझा के मोटिवेट करना पड़ता है, करेक्ट। सो टेक्निक्स उस तरीके से अगर एक साइकोलॉजिस्ट और कोच अच्छी तरीके से बात करते हैं तो उसका फायदा अपने एथलीट को भी मिलता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम टेक्निक्स किस तरीके से इस्तेमाल करें, कोचेस से बात करें। की एरियाज जो ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है आपका इमोशनल कंट्रोल, कि आप बहुत ज्यादा एग्रेशन में भी ना चले जाएं या बहुत ज्यादा नर्वस भी ना हो जाए। गोल सेटिंग जैसे मैंने कहा कि वो स्मार्ट होना चाहिए। और आज के जो दो मेन टॉपिक है हमारे, वो फोकस बिल्डिंग और प्रेशर हैंडलिंग। तो शुरुआत हम करते हैं प्रेशर हैंडलिंग से, करेक्ट। अब प्रेशर हैंडलिंग कैसे होता है कि वो नेचुरल है, प्रेशर सबको आता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो नया एथलीट है उसको ही प्रेशर आता है, एलीट एथलीट को भी प्रेशर आता है। अगर आपको प्रेशर नहीं आया तो आप अबनॉर्मल हो, ऐसे कितना नॉर्मल है प्रेशर, राइट। सो प्रेशर सबको आता है, इट इज वेरी नेचुरल। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि प्रेशर आ गया मतलब मुझ में कुछ प्रॉब्लम है, या प्रेशर आ गया मतलब कुछ गड़बड़ है। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। प्रेशर सबको आता है, आपको सिर्फ वो हार्मफुल ना हो ये कोशिश करनी है, करेक्ट। सो हेल्पफुल प्रेशर, जिसको साइकोलॉजिकल टर्म में यूज स्ट्रेस बोलते हैं, कभी कभी वो डिस्ट्रेस की तरफ जाता है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हो, करेक्ट। इसलिए आपको वो यूजफुल स्ट्रेस में बदलना है। अब जब आप प्रेशर में होते हो तो वो आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट करना शुरू कर देता है। प्रेशर आपको दो जगह अफेक्ट करता है, एक होता है फिजिकल लेवल और एक होता है साइकोलॉजिकल लेवल। तो फिजिकल लेवल पे एक एथलीट पेंसर था, वो मेरे पास आ गया, वो बोलता था कि जब कभी भी मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने जाता हूँ मैं लॉक हो जाता हूँ, मेरे हाथ पैर नहीं चलते, करेक्ट। अब उसको इंडिविजुअल लेवल पे काउंसलिंग करने के बाद पता चल गया कि वो नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट था, इंटरनेशनल लेवल में प्रॉब्लम क्यों आ गया? क्योंकि उसको लगता था कि जो फॉरेनर्स है वो मेरे से ज्यादा तगड़े हैं, उनकी डाइट अच्छी है, उनको सब कुछ अच्छा मिलता है, तो शायद मैं उनसे कम पड़ जाऊंगा। तो फिजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों प्रेशर उसने ले लिया। एक ऐसे ही वुशु का प्लेयर आया था, उसको लग रहा था कि ओके रेफरी कुछ गलत कर देगा, क्योंकि लास्ट टाइम जो कंपटीशन वो खेलने गया था वहां पे रेफरी ने कुछ गलत कर दिया, रिजल्ट उसका खराब आ गया, क्योंकि उसने फाउल नहीं था तो वहां पे फाउल दे दिया। तो ऐसा भी प्रेशर आता है। तो वो प्रेशर की वजह से आप शायद कंपटीशन के अगले दिन सो नहीं पाओगे, आपका पाल्पिटेशन बढ़ना शुरू हो जाएगा, आपके हाथ पैर थोड़ा कांपना शुरू हो जाएंगे, मसल्स लॉक हो जाएंगे, आप कुछ कर ही नहीं पाओगे, आप कितना मूव करने की कोशिश कर रहे हो। एथलीट बोलते हैं कि सर मैं वहां गया तो सब कुछ लॉक हो गया, क्योंकि आवाजें बहुत से आ रही थी, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा था, मैं खुद के बारे में भरोसा ही नहीं रख पा रहा था, डाउट्स मेरे मन में आ रहे थे कि मेरे स्किल्स ठीक तरह से इस्तेमाल होंगे या नहीं। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली और फिजिकली अफेक्ट करती है। आप फ्रीज हो जाते हो, आप चिंता करते हो आगे की कि अरे मैं अभी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे बारे में कोच क्या बोलेगा, मेरे जो को प्लेयर्स है वो क्या बोलेंगे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा तकलीफ देती है आपके एथलीट के मन को, या खुद भी कोच भी प्रेशर लेता है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर सिर्फ एथलीट को ही आता है, कोचेस को भी प्रेशर आता है कि अरे क्या हो गया, मैं ठीक कर पा रहा हूँ या नहीं, मैंने मेरे एथलीट को अच्छा समझाया या नहीं, या वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है वहां जाके, उसको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो ये सारी चीजें
हमारे ऊपर कुछ ना कुछ तो अफेक्ट करती है। तो अभी ये जो अफेक्ट कर रही है तो उसको हम इस तरीके से मैनेज कर, प्रेशर मैनेज करना जरूरी होता है। ऐसा नहीं है कि प्रेशर को छोड़ दिया। तो सबसे पहला और जरूरी टेक्निक जो है वो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, सिंपल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। अब बहुत लोगों के बारे में या बहुत लोगों के मन में शंका होती है कि ब्रीदिंग करेंगे तो हमारा अराउजल ठीक नहीं होगा, हम ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे, तो कॉम्बैट स्पोर्ट में एग्रेशन नहीं रख पाएंगे। ऐसा नहीं है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके सिर्फ आपका मन स्टेबल रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको नींद आना शुरू हो जाएगा, आप इतने शांत हो जाओगे, रिलैक्स हो जाओगे कि एग्रेशन बचेगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से सिर्फ आपका जो फीलिंग है, आपके जो अननेसेसरी थॉट्स है, वो कम होने की कोशिश होती है। करेक्ट। सो डीप ब्रीदिंग भी जरूरी है कि लंबी सांस लेना है, उसको 6 काउंट तक होल्ड करना है और धीरे से छोड़ देना है। ये डीप ब्रीदिंग हो गया। नॉर्मल ब्रीदिंग, या सीधा पीठ रख के बैठे हो, आंखें बंद की है और सिर्फ कोशिश कर रहे हो आप अपने ब्रीदिंग पे फोकस करने, तो उससे भी प्रेशर कम होगा। क्योंकि प्रेशर कम करने के लिए, जैसे दूसरा पॉइंट है रेस्टफुल अलर्टनेस, वो जरूरी है कि आपकी होल बॉडी भी रिलैक्स होगी। योग निद्रा किसी को अगर पता होता है तो योग निद्रा भी इसमें ज्यादा जरूरी होती है कि आप अपने पूरे बॉडी को रिलैक्स कर रहे हो ताकि वो प्रेशर धीरे 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 कम हो जाएगा, ताकि उसी प्रेशर को हम चैनलाइज करेंगे। बहुत से एथलीट्स को प्रेशर अच्छा लगता है, क्यों? जैसे मैंने कहा कि प्रेशर को रिस्पॉन्सिबिलिटी टर्न करनी है, राइट। जैसे हमने विराट कोहली का एग्जांपल ले लिया कि वो चेस करने के बाद बहुत अच्छा खेलता है, क्यों? बिकॉज ही मैनेजेस द प्रेशर वेल। आपके पास भी कोई प्लेयर ऐसा होगा कि जिसको आप ज्यादा प्रेशर देते हो तो वो अच्छा खेलता है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, तो उसको मोटिवेट करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। तो ऐसा ही कोई क्यू वर्ड, मतलब कोई एक शब्द, कोई एक लफ्ज जो आपके एथलीट को पता कर देगा क्योंकि प्रेशर नॉर्मल है। सिर्फ आप बोलोगे कि ओके तू अच्छा कर रहा है, या मोटिवेशन के लिए बकअप, या उसको बोलोगे ओके बी फ्लेक्सिबल, या उसको बोलोगे ओके रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदार बनना, कुछ भी जो आप दोनों पहले डिसाइड करोगे, वो ट्रेनिंग में भी लाना है। और वो ट्रेनिंग में जब लाओगे तब उसका फायदा होगा जब आप कंपटीशन में जाओगे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो शायद आप सबको पता भी होगा, वो हो गया विजुअलाइजेशन। अब विजुअलाइजेशन में हम क्या करते हैं कि एथलीट को ऐसा महसूस करवाते हैं कि वो बैठा हुआ है लेकिन मन में खेल रहा है, उसके मूव्स कैसे चल रहे हैं, वो मन ही मन में वो सोचता है। उसमें हम प्रेशर भी क्रिएट करते हैं, जहाँ पे बायो फीडबैक जैसे जो मशीन्स है वो काम में आते हैं, क्योंकि वो बायो फीडबैक मशीन एथलीट को या सबको, कोचेस को या साइकोलॉजिस्ट को पता करवाता है कि ये प्रेशर में जाता है तो उसके हार्ट बीट्स बढ़ते हैं क्या, उसको ब्रीदिंग में तकलीफ होती है क्या, उसके स्किन में ज्यादा प्रॉब्लम आती है क्या, उसको पर्सपिरेशन ज्यादा होता है क्या। तो अगर वो हो गया तो वो एथलीट को विजुअलाइजेशन से हम ये उसको सिर्फ अगवा करते हैं कि चलो भाई ये नॉर्मल है, ये तुझे हो रहा है, और उस वक्त तू क्या करेगा। तो उस वक्त वो रिवर्स काउंट कर सकता है, या ब्रीदिंग, क्योंकि वो 24/7 चालू रहेगी, उस वक्त ब्रीदिंग कर सकता है, या फिर वो अलर्ट रहेगा है ओके फाइन, प्रेशर बढ़ गया, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं उसको आगे एक तरीके से ले जाऊंगा। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है प्रेशर हैंडल करने के लिए, राइट। तो जो डीप ब्रीदिंग या नॉर्मल ब्रीदिंग का एक्सरसाइज है, वो अगर आपने ट्रेनिंग शुरू करने के पहले और ट्रेनिंग के बाद भी किया तो एक आदत बन जाएगी। एथलीट को आपने बोल दिया कि आप रात को सोने के पहले भी उसको एक बार कर लो, तो वो आदत बन जाएगी। रेस्टफुल अलर्टनेस आपने अल्टरनेट डे भी किया, जो पूरा होल बॉडी रिलैक्सेशन होता है, तो भी उसकी आदत लग जाएगी। तो विजुअलाइजेशन टेक्निक कंपटीशन के पहले हो, या आपने ट्रेनिंग मॉड्यूल में उसको डाल दिया कि मैं हफ्ते में एक बार विजुअलाइजेशन ट्रेनिंग करवाऊंगा, या इंडिविजुअल एथलीट के साथ भी आपने किया, साइकोलॉजिस्ट से बात करके वो आपने किया, तो उसका फायदा डेफिनेटली होता है कि वो प्रेशर ठीक तरीके से हैंडल होता है। तो प्रेशर हैंडल करना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रेशर अगर बहुत ज्यादा बढ़ा है तो फोकस नहीं होता। तो हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है फोकस बिल्डिंग। डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं अगर आपका प्रेशर बढ़ता है, क्योंकि सेल्फ डाउट अगर आता है तो अल्टीमेटली उसका असर होता है आपके फोकस पे, कि मैं कुछ कर पा रहा हूँ या नहीं, मैं ठीक कर पा रहा हूँ या नहीं। तो ये सारी चीजें उसमें प्रॉब्लमेटिक बन जाती है।
चार चीजें, फोकसिंग में चार चीजें जरूरी होती है, कंसंट्रेशन, अटेंशन, अवेयरनेस और अलर्टनेस। ये चार चीजों की तरफ हमें ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना है अगर आप फोकस बिल्डिंग की कोशिश कर रहे हो। मतलब फोकसिंग ये ऐसी एबिलिटी है कि जो सब लोगों में होती ही है। ऐसा कोई भी इंसान आपको नहीं मिलेगा कि जो फोकस कर ही नहीं पाएगा, सब में वो होती है। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि किसी का भी फोकस 100% नहीं होता, राइट, और 0% भी नहीं होता डेफिनेटली, लेकिन 100% फोकस किसी का नहीं होता। अब जब हम बात करते हैं फ्लो की या एथलीट जोन में आ गया, इसका मतलब क्या है कि वो किसी एक चीज के ऊपर फोकस कर रहा है, सो मे बी वो 90% फोकस हो गया, 95% फोकस हो गया। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि 5-10% फोकस इंटरनल चीजों पे रहता है। हम कुछ सोचते रहते हैं मन में कि मैं आगे की मूव क्या करूंगा, इसलिए बोलते हैं कि वो 100% फोकस नहीं होता। तो अगर कोई एथलीट आपको बोल रहा है कि सर मेरी फोकस 100% नहीं होती है, तो उसको बोलो कि तू नॉर्मल है, किसी का भी 100% फोकस नहीं होता। रेंज रखनी है कि रेंज कहाँ से बनती है फोकस की, वो 40% से लेके 90% तक जाती है। अगर आप किसी चीज में इंटरेस्टेड हो तो आपकी फोकस बढ़ती है। आप वीडियो देख रहे हो और वो एकदम से बहुत अच्छा है, आपको मोटिवेट कर रहा है, आप उस वीडियो के साथ रिलेट कर पा रहे हो, इंटरेस्ट बढ़ गया, फोकस बढ़ गया, 90% हो गया। आप जिस एरिना में पिछली बार गए थे वहां पे आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, आपको मेडल आया था, तो नेक्स्ट टाइम उसी एरिना में जाके वही आपके मन में चलता है, आपका फोकस 90% होता है। लेकिन वही एग्जैक्टली अपोजिट हो गया कि पिछली कंपटीशन में आप अच्छा नहीं कर पाए, आपका पैर फिसल गया, या आप अच्छा परफॉर्म ना होने के बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, तो वो कम हो जाता है, वो 40% तक आता है, क्योंकि इंटरेस्ट कम रहता है, या जो जरूरी नहीं है वहां पे ही आप फोकस करना शुरू कर देते हो कि कैसे करूँ कैसे करूँ, क्या करूँ क्या करूँ, राइट। सो इंडिविजुअल रेंज होती है हर एक की, तो वो समझ के उस तरीके से उसको हमें एक्सरसाइज देने हैं, करेक्ट। सो सबसे पहला कंसंट्रेशन, मतलब सबको सिंपल टर्म्स में कि ध्यान, किसी भी चीज के प्रति अपना ध्यान होना, एक चीज के ऊपर ध्यान रखना, राइट। अब ये जो नया मल्टीटास्किंग का जमाना है, उसमें बहुत हम कंफ्यूज होते हैं कि हमें लगता है कि नहीं हमें इस पे भी ध्यान रखना है, इस पे भी रखना है, इस पे भी रखना है, इस पे भी रखना है। हम मैक्सिमम 2 या 3 चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जैसे फोन पे बात कर रहे हैं और कुछ लिख रहे हैं, ओके फाइन, योर ब्रेन कैन डू दैट। लेकिन मल्टीटास्किंग, फोन पे बात कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं, सामने कोई बोल रहा है उसके बारे में भी सोच रहे हैं, दूसरा कोई फोन बज रहा है तो उसके बारे में सोचना शुरू कर देते हो, इससे ब्रेन कंफ्यूज हो जाता है, करेक्ट। सो कंसंट्रेशन की कैपेसिटी सब में होती है, वो एक या दो चीजों के प्रति आप कितना रख पा रहे हो, राइट। सो कैपेसिटी टू फोकस ऑन वन सिंगल थिंग, और वो डेफिनेटली इम्प्रूवेबल है। ऐसा नहीं है कि कंसंट्रेशन जो है वो है, डेफिनेटली इम्प्रूवेबल है। दूसरी चीज जो उसमें आती है वो है अटेंशन, कि जब आप कंसंट्रेट कर रहे हो तो वो कितनी देर तक ध्यान बना पा रहे हो उस चीज के प्रति, वो है आपका अटेंशन, राइट। जो अटेंशन स्पैन होता है कि पढ़ने के वक्त ऐसा लगता है कि कोई अच्छी सब्जेक्ट हो जो आपकी फेवरेट हो, आपका अटेंशन स्पैन अच्छा होगा, आप शायद 1 घंटा पढ़ोगे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, शायद 5 मिनट का ही अटेंशन रहेगा। सो एथलीट अगर कोई चीज नई सीख रहा है तो शायद उसका कंसंट्रेशन या अटेंशन थोड़ा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि उसको आपने बोला कि अरे तू सीख नहीं पा रहा है, तू ठीक नहीं कर रहा है, तो वो अटेंशन कम हो गया। तो उसी वक्त उसको अगर आपने बोल दिया कि अच्छा ठीक है आएगा तुझे, धीरे धीरे स्टेप वाइज आगे जाते हैं, तो उसका इंटरेस्ट भी बना रहेगा और अटेंशन भी लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहेगा, करेक्ट। सो अटेंशन इसलिए जरूरी है कि आप जितना ज्यादा अटेंटिव रहोगे उतनी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, उतना आपका प्रेशर कम हो जाएगा, राइट। सो अटेंशन के लिए भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूरी होता है। उसके बाद अलर्टनेस। अब ये जानना भी जरूरी है कि डिस्ट्रैक्टर्स क्या है, कि मेरा ध्यान अगर हटता है तो कहाँ पे हटता है। शायद वो कभी इंटरनल चीजों पे भी हटेगा, कि मैं कुछ सोच रहा हूँ तो उसके बारे में भी वो हट सकता है ध्यान, कि अरे मैं क्या सोच रहा हूँ, मेरी परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है क्या, अब मुझे कितने पॉइंट्स मिलेंगे, मेडल आएगा क्या नहीं, ओके फिर आगे क्या होगा, फ्यूचर के बारे में सोचना। या आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो
कि नहीं 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 मेडल शायद आएगा ही नहीं, क्या होगा, पिछली बार मैंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया था, ये सारी चीजें गलत हो रही है। तो ये जो कुछ है उससे इंटरनल नहीं हो रहा है, राइट। तो आपका ध्यान अच्छे तरीके से क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इंटरनल कुछ फैक्टर्स है जो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है कि अपोनेंट के जो लोग हैं जो उसको चेयरिंग कर रहे हैं वो शायद बहुत ज्यादा शोर मचा रहे हैं, या कहीं इधर उधर ध्यान बट रहा है इसलिए वो शोर ज्यादा मच रहा है। तो ये सारी चीजें भी आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, करेक्ट। सो डिस्ट्रैक्शन बहुत बार हो सकता है, लेकिन हमें वो आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि डिस्ट्रैक्शन जो हो रहा है वो एक्सटर्नल है या इंटरनल है, करेक्ट। अगर वो एक्सटर्नल है तो डेफिनेटली हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो इंटरनल है तो एक्सरसाइज क्या है वो डेफिनेटली हम सोच सकते हैं। सो अलर्टनेस जरूरी है ताकि हमें पता चल जाएगा कि ध्यान कहाँ पे हट रहा है और वो क्यों हट रहा है, करेक्ट। उसके बाद आएगा अवेयरनेस, कि आपको अवेयर रहना है कि जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, करेक्ट। मन है इसका मतलब है कि वो कुछ ना कुछ तो करेगा ही, वो तो भटकेगा ही। ऐसा मत सोचना कि नहीं नहीं मन है इसलिए मैं उसको अपने कंट्रोल में ही रखूंगा, नो इट इज नॉट पॉसिबल। मन है तो वो भटकेगा, पहले ये एक्सेप्ट कर लो कि मेरा मन बाकी सारे लोगों के मन से ही मिलता जुलता है और वो भटकेगा तो डेफिनेटली भटकेगा। मुझे ये देखना है कि मैं उसको खींच के वापस जो चल रहा है उस पे कैसे लाऊंगा। सो माइंड को खींच के लाना है कि मैं सामने क्या चल रहा है उसके ऊपर, जिसको माइंडफुलनेस बोलते हैं। सिंपल माइंडफुलनेस की टेक्निक है कि सुबह उठने के तुरंत बाद आप अगर ब्रशिंग करते हो तो उस वक्त क्या होता है, वो मैकेनिकल एक्टिविटी है, हम बरसों से उसको करते आ रहे हैं, इसलिए हमारा ध्यान इधर उधर बढ़ता है, राइट। सो ब्रिंगिंग योर माइंड बैक टू प्रेजेंट, अवेयरनेस रखते कि चलो फाइन माइंड भटक गया, अब मैं उसको खींच के लाता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, ब्रश करते वक्त सिर्फ वो अपने मन ही मन में बोलते रहना है कि ओके मेरे ब्रश का कलर क्या है, या मैं पैच कौन से कलर की लगा रहा हूँ, मैं कौन से हाथ से दांत साफ कर रहा हूँ, वो स्ट्रोक्स कैसे हो रहे हैं, मुझे कितने दांत है, 28 है, 30 है या 32 है। तो ये सारी चीजें आप सोचोगे तो आप उन चीजों में जो सामने चल रही है उस पर इन्वॉल्व हो जाओगे। तो सामने वाली चीजों में इन्वॉल्व होना ये भी बहुत जरूरी है, और ये सिंपल टेक्निक है फोकस बिल्डिंग का। अब जो टेक्निक है जो आप अपने प्लेयर्स को या खुद भी अपना फोकस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, वो है फाइंडिंग द डिफरेंस। ये ऐसे जो पिक्चर्स होते हैं ये पेपर में, न्यूज़पेपर में बहुत से आते हैं, या अगर इंटरनेट पे भी अगर आप देखोगे तो ऐसे पिक्चर्स आपको मिलेंगे कि दो सिमिलर पिक्चर्स इमेजेस दिया होता है और उसमें डिफरेंस फाइंड करना है। कि चलो आप ट्रेनिंग करके सब एथलीट को कूल डाउन करने के बाद आपने ये एक्सरसाइज करने के लिए दिया, या अब जैसे व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे इमेज भेज दिया एक ग्रुप में और बोला कि इसमें डिफरेंसेस क्या है वो मुझे बताओ। या जब आप ट्रैवलिंग कर रहे हो उसमें आप बहुत ज्यादा ट्रैवल करते हो तो वो कभी कभी बोरडम हो जाता है एथलीट को, तो एज अ गेम और एज अ फन एक्टिविटी भी आप ऐसे एक्सरसाइज उसको दे सकते हो, ताकि वो डिफरेंस फाइंड करने से उसको पता चलेगा कि अरे हाँ ये सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, फोकस भी बढ़ेगा और फन एक्टिविटी भी हो जाएगी। उसके बाद ये 3 टेक्निक्स हमें देखना है। सो 1 पॉइंट फोकस का मतलब है कि आप किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस बना रहे हैं। सो आपने ग्रुप में एथलीट्स को बिठाया, कोई ब्लैक बोर्ड लिया या व्हाइट बोर्ड लिया जिसके ऊपर एक पॉइंट बनाया और उनको कहा कि आपको सिर्फ इस पॉइंट पे फोकस करना है 1 मिनट तक। 1 मिनट के बाद उनको बोलना कि आंखें बंद करो, उन्होंने आंखें बंद की, फिर भी उनको पॉइंट दिखता रहेगा, जब तक वो दिखता है उनको आंखें बंद करने के लिए बोलनी है। एक बार वो दिखना बंद हो गया तो वो आंखें खोलेंगे। ये हो गया 1 पॉइंट फोकस, या आप किसी एक पॉइंट के ऊपर उनको फोकस करने के लिए बोल रहे हैं। इससे क्या होगा कि उनकी एकाग्रता, जो हम ध्यान कंसंट्रेशन, वो बढ़ेगा, उनका एक चीज के ऊपर ही ध्यान ज्यादा देर तक रखना ये जो एबिलिटी है वो बढ़ेगी, और उनको आप इंटरेस्ट भी पैदा कर सकते हो कि हाँ इसमें आप 2 पॉइंट रखोगे या वो कलरफुल पॉइंट आपने बना दिया। ऐसा बहुत से चीजें है जहाँ पे वो एक पॉइंट रख के आप उनका फोकस बढ़ाते। सो 1 मिनट तक वो देखना है और फिर आंखें बंद करके वो कितनी देर तक याद आ रहा है आपको, किस सामने दिख रहा है वो देखना है। दूसरा एक्सरसाइज है क्लॉक एक्सरसाइज, कि चाहे वो
क्लॉक जो वॉल क्लॉक होता है जो आप दीवार पे लगाते हो बड़ी वाली, उसमें 60 सेकंड्स, जैसे आपका सेकंड जो हैंड है वो घूमते रहता है पूरा 60 सेकंड्स, तो वो आपको कैलकुलेट करने हैं उस क्लॉक की तरफ पूरा ध्यान देके, और फिर 60 सेकंड्स के बाद आंखें बंद करके वही 60 सेकंड्स मन में काउंट करने हैं, और आपका 60 काउंट हो गया तो आंखें खोलनी है। तो वो देखना जरूरी है कि आपका 60 काउंट मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। वो जब तक मैच नहीं होता तब तक एथलीट को आप मोटिवेट करते रहो कि वो करना है, वो करना है, ताकि वो मैच हो जाएगा, ताकि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा बढ़ता है इस एक्सरसाइज से, और फोकस भी अच्छा हो जाता है। और लास्ट जो है वो है ऑब्जेक्ट मेडिटेशन। मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि क्लॉक नहीं है या कोई पॉइंट आप नहीं कर सकते, तो सिंपल क्या है कि एथलीट को अगर कोई पेन है या आपका ही कोई प्रॉप है, तो या फिर आपकी उंगली है, तो उंगली की तरफ आप सिर्फ देखोगे टिप ऑफ योर फिंगर 45 सेकंड्स या 1 मिनट, वो देखने के बाद आंखें बंद करके उसको याद करने की आप कोशिश करोगे। तो किसी एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप उनको मेडिटेट करवा रहे हैं। मोमबत्ती भी लोग लगाते हैं कभी कभी, ठीक है, तो मोमबत्ती के साथ हो रहा है या कोई भी सिंपल ऑब्जेक्ट के साथ वो आप कर सकते हो। उनको वो प्रैक्टिस में भी आप करवा सकते हो कि वो रोज भी अगर इसकी प्रैक्टिस करते हैं तो उसका फायदा होगा कि उनका फोकस और अच्छा बनेगा, राइट। सो फोकस के लिए ये 3 टेक्निक ज्यादा जरूरी है, 1 पॉइंट फोकस, क्लॉक एक्सरसाइज और ऑब्जेक्ट मेडिटेशन, करेक्ट। लास्ट 2 स्लाइड्स। अब साइकोलॉजी वाइटल क्यों है? क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है, हर एक एथलीट में पोटेंशियल होता है, हर एक कोच में पोटेंशियल होता है कि वो मेडल वाला एथलीट दे, उसको हमें सिर्फ परफॉर्मेंस में बदलना है। आपका माइंडसेट ऊपर नीचे अगर हो रहा है, उसका अगर अननेसेसरी चीजों की तरफ आपका ध्यान हट रहा है, तो वो वापस आप लाए, वो ध्यान सही जगह आप दे, इसलिए साइकोलॉजी की जरूरत होती है, करेक्ट। सो साइकोलॉजी आपके सक्सेस में बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। अभी भारत में ये नई नई चीजें आ रही है, साइकोलॉजी हो या स्पोर्ट्स साइंस हो, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसका फायदा हमें मिलता है। हमें फॉरेन के लोगों को कॉपी नहीं करना है, क्योंकि उनकी साइकोलॉजी अलग होती है, हमारी साइकोलॉजी अलग होती है। तो उस हिसाब से हर एक एथलीट को ध्यान में रखते हुए हमें ये टेक्निक्स फॉर्मुलेट करने हैं। साइकोलॉजी में 2 टाइप के टेक्निक्स होते हैं, जैसे ग्रुप को कोई आप टेक्निक देते हो और इंडिविजुअल एथलीट को टेक्निक देते हो, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि हर एथलीट अलग है और कोच भी अलग है, तो वो रैपो डेवलप होना ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। सो साइकोलॉजी वाइटल क्यों है? क्योंकि वो आपके सक्सेस में और स्टेप वाइज आपको आगे ले जाने में मदद करती है। सो ट्रांसलेटिंग योर पोटेंशियल टू परफॉर्मेंस, जो आप में है वो और ज्यादा बढ़ाओ और उसका फायदा लेके आपका परफॉर्मेंस बढ़ाओ। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टेक अवे कि अभी की जो सिचुएशन है, जैसे लॉकडाउन की सिचुएशन है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, तो उसमें एक्सेप्टेंस और अडेप्टिंग की जरूरी है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि ऑनलाइन कंपटीशन दैट्स अ वेरी गुड थिंग, ताकि आपके एथलीट्स को पता चले कि हाँ मैं कुछ कर पा रहा हूँ। ये हो गया अडेप्टेशन, कि आप जो परिस्थिति है उसको अच्छी तरीके से समझ के उसके तरफ कोई सॉल्यूशंस ले रहे हैं। तो ये भी आप एथलीट अगर आपसे बात कर रहे हैं तो उनको ये बताते रहो कि चलो एक्सेप्ट करो। ऐसे सिचुएशन में सब लोग नर्वस होते हैं, निगेटिव थॉट सबके मन में आते हैं कि क्या होगा, ये लॉकडाउन कितना चलेगा, उसके बाद क्या होगा, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो क्या, मुझे कोविड हो गया तो क्या, बहुत सारी चीजें। वैसे ही सेम कि लास्ट टाइम अगर मैंने अच्छा नहीं परफॉर्म किया तो इस बार भी ऐसा ही होगा क्या। सो ये सारी चीजें एक्सेप्ट और अडेप्ट में आती है कि निगेटिव को नॉर्मली एक्सेप्ट करो, अडेप्ट करो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ और अच्छा परफॉर्म करो। बिलीव एंड बैलेंस। अब बिलीव तो सब एथलीट में होता है, सब कोचेस में होता है, राइट, लेकिन उसका बैलेंस करना ज्यादा जरूरी है, करेक्ट। सो बैलेंसिंग इट इन अ रैशनल वे, जैसे हमने अभी जो टेक्निक्स देखे हैं कि वो प्रेशर हैंडल करने के टेक्निक्स हो या इंजुरी मैनेज करने को या फोकस अच्छा करने के लिए। सो बैलेंस, स्टेबल रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। कि आप जीत गए इसका मतलब ये नहीं है कि अरे मेरे हाथ लग गया आकाश को, ऐसा भी नहीं है, और हार गए मतलब चलो सब कुछ खत्म, ऐसा भी नहीं है। सो वो बैलेंस रखना जरूरी है, अपने स्किल्स के ऊपर भरोसा रखिए। कंसिस्टेंसी, जो
कमिटमेंट में आके, वो सब एथलीट करते ही है, लेकिन उसमें कंट्रोल रखना भी ज्यादा जरूरी है कि एथलीट हाथ से निकल न जाए, या उसके जो ट्रेनिंग के बाद जो उसकी पर्सनल लाइफ है उसमें वो क्या कर रहा है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान रखना जरूरी है कि वो किस चीजों में आप उसको बोलोगे कि ये कंट्रोल में रखना है, ये नहीं करना है, चाहे वो डाइट हो या वो सप्लीमेंट ले रहा हो या किसके साथ वो बात कर रहा हो, क्योंकि वो बातें करने से भी असर होता है, राइट। तो जैसे मैंने कहा कि कोचेस माँ की तरह काम करते हैं, तो एथलीट को आप उस तरीके से समझाओ कि कमिटमेंट एंड कंट्रोल। एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसाइड, कि आप गोल सेट कर रहे हो एथलीट के साथ बैठ के कि तुझे मैं ये गोल दे रहा हूँ, तूने लास्ट टाइम इतना अच्छा किया था, अब मैं तेरी थोड़ा और चैलेंजिंग उसको बना रहा हूँ, किसी भी गोल को, राइट, या किसी भी मूव को उसको फाइन ट्यून करना है, तो वो डिसाइड करो एथलीट के साथ बैठ के, उसको वो बोलो कि वो डू इट, मतलब कि वो स्टेप वाइज अप्रोच से करना है, राइट। ऐसा नहीं है कि चलो जो करना है वो कर लो, डूइंग इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, गोल सेटिंग जैसा इम्पोर्टेंट है वैसे गोल गेटिंग भी इम्पोर्टेंट है, कि आपने उसको सेट तो किया लेकिन उसको हासिल करना, उसको पाना भी ज्यादा जरूरी है, इसलिए वो डिसाइड करो और उसको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो। सो दैट्स इट फ्रॉम मी, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वुशु हमें बहुत मेडल दे रहा है और आगे जाके भी वो देगा, सो थैंक यू टू मेक द नेशन प्राउड एंड ऑल द बेस्ट। और फिर से सबको बहुत बधाई क्योंकि वुशु ने जो ऑनलाइन कंपटीशन की है, दैट्स अ रियली गुड थिंग, रियली हैप्पी, थैंक यू ऑल। किसी के अगर कोई क्वेश्चंस है? थैंक यू डॉक्टर साहब, आप वो शेयरिंग स्टॉप करिए ताकि सभी लोग दिखाई पड़े, सो दैट वी कुड टेक द क्वेश्चंस। थैंक यू सर, थैंक यू। अभी अगर किसी ने कोई क्वेश्चंस पूछना है तो हैंड रेज करिए, सो दैट वी आर एबल टू सी यू। यस अमित, प्लीज आस्क। जय हिंद सर। जय हिंद सर, मैं अमित पाल, वुशु कोच आर्मी से सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि ये सर मेरे साथ क्या लगभग काफी कोचेस के साथ ये चीज होती है सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे प्लेयर्स हैं वो सर प्रैक्टिस में बहुत हार्ड करते हैं, काफी मतलब जो हमारे गोल देने लगभग शायद वो उससे भी ज्यादा टफ प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। बट सर एज अ परफॉर्मेंस जब हमें उसको परफॉर्मेंस देने टाइम आएगा सर, जैसे मैच के पास आ गए या बिल्कुल मैच में जाना है तो सर उस टाइम वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, तो सर उसके लिए उसको हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं सर? ये और काफी मैं समझता हूँ कि काफी कोचेस के साथ ये प्रॉब्लम आती है सर। जब आप उसको उसके साथ बात करते हो तो वो क्या बोलता है उस वक्त, जब वो परफॉर्म करने के लिए जाता है तो उससे जी जी। पहले वो क्या सोचता है? नहीं, उससे उससे सर कभी जैसे बात भी किया कुछ है तो वो उस टाइम बिल्कुल एज अ मतलब जैसे नॉर्मल फील करता है कि मुझ पे कोई प्रेशर नहीं है, कुछ नहीं है, हाँ मैं अच्छा करूंगा जाके सब कुछ है। बट एज अ जैसे वो अंदर गया उसमें गया तो मतलब बिल्कुल जैसे एक तरीके से ब्लॉक हो जाता है, या अपनी टेक्निक जो जिन टेक्निक को वो एक को मतलब 1000 बार कर चुका है, उस टेक्निक को भी जाके मतलब लगा कि भूल गया, कुछ नहीं कर पा रहा, खड़ा रह गया, कुछ भी ना उसके हाथ चल रहे ना पैर चल रहे, मतलब जैसा फ्रीज हो गया एक तरीके से। सर उन प्लेयर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उनको कर, क्योंकि प्रैक्टिस में सर वो अच्छा कर रहे हैं, सभी के साथ करते हैं। नहीं, अभी जो जो प्रेशर की हमने बात की है तो ये जी प्रेशर हो गया उनके ऊपर, जी करेक्ट, कि वो प्रेशर है तो किसी भी चीज का हो सकता है, कि अगर वो एथलीट एलीट एथलीट है, उसको पता है कि वो गोल की आशा रखते हैं सब लोग, तो उसका भी प्रेशर उसके ऊपर आता है कि अरे अगर मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो क्या, वो ओवर एक्सपेक्टेशन भी हो जाता है, करेक्ट। तो जैसे मैंने विजुअलाइजेशन के बारे में बोला था, तो जी सर। विजुअलाइजेशन हेल्प्स रियली वेल, राइट। तो आपको ये करना है कि उस एथलीट को, कोई भी ऐसा एथलीट हो या किसी भी कोच को, डेफिनेटली आपका जो क्वेश्चन है वो सबको लागू होता है, तो जी विजुअलाइजेशन क्यों जरूरी है, क्योंकि विजुअलाइजेशन में आप उसके ब्रेन को ये ऑलरेडी प्रैक्टिस देते हो कि तू कंपटीशन के खेलने के लिए जा रहा है, तो विजुअलाइजेशन के वक्त आपको प्रेजेंट टेंस इस्तेमाल करना है, ताकि सर थोड़ा सा विजुअलाइजेशन को थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए सर, थोड़ा सा तो विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन में सबसे पहले क्या करना है कि आपको उसको शांत बिठाना है, उसकी आंखें बंद करने के लिए उसको बोलना है सिंपल थोड़ा ब्रीदिंग के उसके तरफ ध्यान दो, ताकि वो आ जाएगा नॉर्मल प्रेजेंट में, और फिर उसको प्रेजेंट टेंस में, जैसे कि तू अभी, आप सिंपल कर सकते कि तू तेरे रूम से निकला है, तेरे आज कंपटीशन है, तुझे पता है शायद पूरे रात को ठीक से नींद नहीं है क्योंकि तू सोच रहा था कि क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, लेकिन तू अभी नॉर्मल है, तू उस अरेना तक पहुंच गया, तूने अपना जो अटायर है वो चेंज कर दिया,
अब तुझे पता हो गया, तो उसको आप वो महसूस करवाओ कि चलो तुझे वो खुशबू आ रही है एरेना की, या वो आवाजें आ रही है एरेना की। अब तुझे पता है कि तू वार्म अप कर रहा है, तू वार्म अप किया, तूने, तुझे अच्छा लगने लगा, तेरी बॉडी हीट हो गई, तू बात कर रहा है लोगों से, थोड़ा कभी इधर उधर हो रहा है, और अब जब तेरा कंपटीशन आ गया, तेरा प्रेशर बढ़ गया, नॉर्मल है, चिंता मत कर, इस प्रेशर का कोई नेगेटिव असर नहीं होगा। अब ये अगर नॉर्मल है तो तुझे कोप करना है। जैसे मैंने क्यू वर्ड्स के बारे में बोला कि आप जी उसके साथ डिसाइड करो कि तुझे कौन से शब्द से अच्छा लगता है, कुछ भी हो सकता है एथलीट का इंडिविजुअल। तो आपको जब पता चल जाएगा कि अरे वो मेरा एथलीट फ्रीज हो रहा है, तो आप बाहर से भी उसको बोल सकते हो ये वर्ड, करेक्ट, या किसी को बोल सकते हो, या उसको याद करवाने के लिए वो विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया। फिर आप उसको बोलोगे कि ओके तू ये वर्ड इस्तेमाल कर रहा है, तेरा प्रेशर बढ़ गया, फिर भी तुझे पता है कि ये नॉर्मल है, तूने ये शब्द इस्तेमाल कर दिया, तूने अपने ब्रीदिंग पे फोकस कर दिया, और अब तुझे तेरे स्किल्स पता है और तू अपना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से दे रहा है। तो ये जितनी आप प्रैक्टिस करोगे, उसको ये एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने कहा कि प्रेशर नॉर्मल है, ये एक्सेप्टेंस भी आ जाएगा, और मैं उसको हैंडल कर सकता हूँ, ये विश्वास भी पैदा हो जाएगा। तो इस सर ये तरीके से आप कर सकते हैं। जस्ट बिफोर जैसे मैच है उसका, उससे पहले विजुअलाइजेशन देना है सर, उसको एज अ अपनी प्रैक्टिस में भी वीकली में भी मतलब ऐड कर सकते हैं सर? प्रैक्टिस करने से बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। ठीक, या प्रैक्टिस में ऐड कर लो, ताकि जब मैच के तुरंत पहले, क्योंकि बहुत से बार क्या होता है कि मैच के तुरंत पहले कुछ नया आपने उसको बता दिया तो वो गड़बड़ा जाता है, जी 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 तो इसलिए वो प्रैक्टिस ट्रेनिंग में भी आप ला सकते हो, और फिर उसको मैच के तुरंत पहले वो क्यू वर्ड ज्यादा जरूरी है। आप पूरा विजुअलाइजेशन भी ना करवाओ उससे, लेकिन वो क्यू वर्ड हो तो उसका फायदा उसको डेफिनेटली मिलेगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन एक चैट बॉक्स में आया हुआ है, हाउ टू ओवरकम द एंजाइटी बिफोर कंपटीशन। आई थिंक ये सिमिलर है, कि जो प्रेशर के बारे में हमने बात की, प्रेशर और एंजाइटी साथ साथ चलते हैं, लेकिन एंजाइटी में जो फर्क है वो क्या है कि आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचना शुरू कर देते हो जब आप एंग्शियस होते हो तो, करेक्ट, ठीक है। तो ये किसने पूछा, हिमांशु ने पूछा है ना क्वेश्चन। हाँ, तो ये आपको ये ध्यान देना है कि आपके एथलीट उस वक्त सोच क्या रहे। एंजाइटी का मतलब ये है कि वो शायद अपने परफॉर्मेंस के बारे में सोच रहे हो, वो शायद लोग क्या कहेंगे ये सोच रहे हैं, वो शायद ये भी सोच रहे कि मेरी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हुई तो आगे क्या होगा। तो ये सारी चीजों के तरफ हमें ध्यान देना है कि एंजाइटी कंट्रोल के लिए ब्रीदिंग टेक्निक इज द बेस्ट टेक्निक, राइट। आप उसको डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करवाओगे, और मैच के पहले भी आप डीप ब्रीदिंग करवा सकते हैं, क्योंकि उसका फायदा बहुत अच्छा होता है डीप ब्रीदिंग का। क्योंकि जब एंजाइटी होती है तो ब्रेन में एड्रेनालिन रश होता है, नेगेटिव हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, स्ट्रेस हार्मोन, वो बढ़ना शुरू होता है। लेकिन डीप ब्रीदिंग से आपका एसिटिलकोलिन, जो स्टेबल करने का हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, जो आप खुश रखता है, वो हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए एंजाइटी अगर है तो डीप ब्रीदिंग बहुत अच्छा है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस 2 बार दिन में 15 काउंट, लंबी सांस आपने खींच के ले ली, 6 काउंट उसको होल्ड किया, धीरे से छोड़ दिया, 1 काउंट हो गया, ऐसे 15 काउंट दिन में 2 बार एज ए प्रैक्टिस, और वो मैच के पहले 5 या 10 काउंट, तो उसका फायदा एंजाइटी कंट्रोल में डेफिनेटली आएगा। Thank you, sir. Next question is from Sumit Kumar, NCV Bhopal. हेलो। Yes, please ask. हेलो। हाँ नमस्कार सर, कैसे हो आप सर? बढ़िया, कैसे हो, बहुत दिन के बाद। सर जी सर, सर ये हमें जानना था, जैसे खिलाड़ी का टाइप्स होता है, वो हम कैसे उनका डिसाइड करेंगे ये किस टाइप का खिलाड़ी है और इसको किस तरह हैंडल करना है? हेलो सर। हाँ यस सर। पर्सनालिटी का टाइप। हाँ पर्सनालिटी का टाइप। अभी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि उसमें टेस्ट भी होते हैं कि आप पर्सनालिटी के टेस्ट करवा सकते हो एथलीट से। जो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है उससे हमें पता चल जाता है कि वो टाइप ए है या टाइप बी है। दूसरा, अगर टेस्ट नहीं है आपके पास तो जरूरी क्या है कि आप उसको अगर ऑब्जर्व करते हो कि कोई भी एथलीट जो रेस्टलेस है, राइट, वो शांत नहीं बैठ पाता, कुछ ना कुछ तो उसको करना है, कुछ ना कुछ तो उसको करना है हमेशा, वो क्या टाइप ए वाला एथलीट, करेक्ट। तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उसके बिहेवियर से या उसके बॉडी लैंग्वेज से।
दूसरा जो टाइप जी बी सर, है जी सर, कि वो शांत बैठा है या वो अपना 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 काम कर रहा है, वो आपसे बात करेगा, मुझसे बात करके कुछ समझेगा, अपने नोट्स लिखेगा, उसके ऊपर सोचेगा, तो वो क्या टाइप बी वाला। और कुछ मिक्स होते हैं जो दोनों तरीके से ढूंढते हैं कि वो थोड़ा एग्रेसिव भी होता है और थोड़ा शांत भी बैठते हैं, तो वो उस तरीके के आपको आइडेंटिफाई करना है। टेस्ट होते ही है लेकिन वो ऑब्जर्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो टाइप ए को अराउजल बहुत ज्यादा ना हो इसलिए कंट्रोल करना पड़ता है, टाइप बी को बहुत रिलैक्स ना हो इसलिए अराउज करना पड़ता है। तो उस तरीके से वो हमें देखना है। जैसे कुछ खिलाड़ी भी होते हैं क्लास में ड्रामा करते हैं, खूब नाटक करते हैं, लेकिन जब वो एरिना पे चढ़ते हैं तो बहुत अच्छा खेल जाते हैं। करेक्ट। ऐसे वो शायद उनको एक होता है कि चलो मैं जितना फन लविंग हूँ या जितना मैं खुद को लाइटर मूड में रखता हूँ, मैं रिलैक्स रहता हूँ ताकि मैं अच्छा परफॉर्म कर सकूं, तो वो मिक्स टाइप का हो गया कि वो ए और बी पर्सनालिटी मिक्स हो गई उसमें। यस, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग। चैट बॉक्स में क्वेश्चन आया है कि व्हाट इज द साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन बिफोर कंपटीशन, ड्यूरिंग कंपटीशन और आफ्टर कंपटीशन? बिफोर कंपटीशन जो हमने अभी कहा कि बिफोर कंपटीशन आप रिलैक्सेशन के टेक्निक्स यूज कर सकते हो, मतलब ट्रेनिंग शेड्यूल में भी आपको वो लाना है ताकि जस्ट तुरंत कंपटीशन के पहले उसका फायदा होगा। जैसे डीप ब्रीदिंग हो, विजुअलाइजेशन हो या कोई भी फोकस का जो एक्सरसाइज हो वो, या उसके बाद ड्यूरिंग कंपटीशन जैसे रिवर्स काउंटिंग हो कि अगर वो बहुत ज्यादा उछल रहा है एथलीट या बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो रहा है, या आपको पता है कि ट्रेनिंग में भी या लास्ट कंपटीशन में हुआ था, सो ड्यूरिंग कंपटीशन जरूरी क्या है कि वो प्रेजेंट में रहे। करेक्ट। तो प्रेजेंट में रहने के लिए अगेन नॉर्मल ब्रीदिंग, कि वो सिर्फ अपनी ब्रीदिंग की तरफ फोकस करे, वो किस मतलब सांस अंदर कैसे जा रही है, वो क्या महसूस कर रहा है, कि वो किस तरीके से अंदर जा रही है बाहर आ रही है, इन्वॉल्वमेंट मतलब प्रेजेंट में रहना, वो ड्यूरिंग कंपटीशन कर सकते हो। और आफ्टर कंपटीशन एक रिव्यू डायरी लिखने के लिए बोलना है आपको, आपके एथलीट को, कि इस कंपटीशन के बारे में तेरा जो परफॉर्मेंस था कैसा भी हो उसका खुद का एनालिसिस क्या है। तो वो रिव्यू अगर आप उसको खुद को ही लिखने के लिए बोलोगे तो उसका फायदा उसको आने वाले कॉम्पिटिशन्स में ज्यादा रहेगा। करेक्ट। आप वैसे कूल डाउन तो डेफिनेटली करवाते हो, जैसे आपकी कंपटीशन या उसका बाउट खत्म हो गया तो उसके बाद ही जरूरी है कि वो उसके बारे में पॉजिटिव या न्यूट्रली सोचे। ऐसा नहीं है कि वो हार गया इसका मतलब वो निगेटिव है। तो रिव्यू डायरी इसमें आदत डालती है आपकी वो न्यूट्रल सोचना शुरू कर। करेक्ट। सो ये तीन चीजें हैं बिफोर कंपटीशन जो ट्रेनिंग मॉड्यूल में आपको लाना है, ड्यूरिंग कंपटीशन प्रेजेंट में रहने के लिए नॉर्मल ब्रीदिंग या रिवर्स काउंटिंग जैसा कोई टेक्निक या फ्यू वर्ड, और आफ्टर कंपटीशन रिव्यू डायरी। तो उसको गोल रिव्यू करके फिर हम अच्छे तरीके से उसको आगे लेते हैं। So that is the end of our today's session, sir. Thank you very much. आज आपने अच्छा और वैल्यूएबल नॉलेज यहाँ डिलीवर किया, सभी को इसे जरूर फायदा पहुंचा होगा। और कल हमारा लास्ट सेशन है जो डोपिंग के ऊपर होगा, और हमारे नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर्स कोचेस सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कल के लेक्चर को जरूर अटेंड करें और बेनिफिटेड हो, और अपने प्लेयर्स को भी उस चीज को अटेंड करने के लिए बोले ताकि उनके पास भी नॉलेज पहुंचे। जो कल हमारा लास्ट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम पर 12 बजे। थैंक यू वन एंड ऑल। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू ऑल द बेस्ट।